माफ़ी चाहूँगी साथियों, अजान का वक्त था तो मुनासिब नहीं था आप लोगों से डिस्कशन करना। मैंने भी थोड़ा वक्त पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ईशा की नमाज थी, तो इसलिए मुझे लाइव को बीच में रोकना पड़ा और गलती से डिसकनेक्ट हो गया, वरना अदरवाइज हम लाइव को ही रिकनेक्ट स्टार्ट कर देते, रीस्टार्ट करके शुरू करते। तो बहरहाल जो भी साथी हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे साथ मेरे पेज पर जुड़ जाएं। मैं बात कर रही थी बिना कपड़े उतारे माइनर के ऊपरी हिस्से को छूना के सेक्सुअल असॉल्ट है। सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता। ये फैसला सुनाया है नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाल जी ने, जो कि खुद एक महिला होकर के उनको ये नहीं समझ आता है कि एक महिला होने के बावजूद उनका इस तरह से फैसला सुनाना काफी निंदनीय है। चूंकि इस मामले पर मेरी नज़र सुबह से थी लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाई थी। और माजरा पूरा ये है कि नागपुर में कांड होता है। एक 12 वर्षीय बच्ची को 39 ईयर का सतीश वो अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद बिना उसके कपड़े उतारे उसको टच करता है, उसको सेक्सुअल हरास करता है। लेकिन जो पुष्पा गनेड़ीवाल मैडम है उनका कहना है कि बिना कपड़े उतारे अगर अपराधी ने इस तरह का जो काम किया है उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में नहीं रख सकते। और इतना बोलते हुए उन्होंने फैसला सुना दिया और आरोपी को जो है बरी कर दिया है। हालांकि प्रावधान ये है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है। तो उनका कहना है कि जहां पे कपड़े नहीं उतारे गए वहां शील भंग करने का कोई औचित्य ही नहीं है और इसलिए ऐसा फैसला या ऐसा जो इनको जिस जुर्म में फंसाया गया है उससे इनको बरी किया जाता है। हालांकि आईपीसी के तहत अभी कुछ और इन पर सजाएं हैं, दोनों सजा है। तो 1 साल का एक सजा का प्रावधान है और पॉस्को कानून के तहत जो 3 साल का प्रावधान होता है। तो पॉस्को कानून के तहत इन्होंने जो है आरोपी को बरी कर दिया है। अब मैं हैरान हूं, अगर ऐसे ऐसे न्यायाधीश बैठेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बेटियों का बलात्कार रुकेगा या यौन उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आएगी। जबकि जस्टिस गनेड़ीवाला जी ने अपने फैसले में कहा कि यदि आपराधिक मंशा से बल प्रयोग होता है और अदालत ने उनके फैसले को कहा कि यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से होता है मतलब अगर आरोपी बिना कपड़े उतारे और सब कुछ कर लेता है तो उसको जो है सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वो कोई अपराध नहीं है। अगर ऐसे ऐसे न्यायाधीश हमारे यहाँ बैठेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ जाएंगे या कितनी सुरक्षित रहेंगी बहनें और बेटियां इस मुल्क में। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज पुष्पा गनेड़ीवाला मैडम जो हैं इनके खिलाफ आप सभी लोग आवाज उठाइए और आप सभी लोग बोलिए। कम से कम एक ट्विटर पर हैशटैग चलाया जाए। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जबकि जब आप पॉस्को एक्ट को जब आप ध्यान में रखें या उसकी साइट्स को आप खोल करके पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक इशारा भर करने से, एक अगर छोटी बच्ची है 12 साल की बच्ची तो एक माइनर बच्ची होती है, इशारा तक करने से उसको जो है सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में रखा जाता है अगर अश्लील इशारे किए जाते हैं। और इन्होंने तो पूरा फैसला ही सुना दिया आरोपी को बरी करने के लिए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि कम से कम आप लोग ट्विटर पर आइए, आप लोग सोशल साइट्स पर इस मुद्दे को जितना ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं उसको उठाइए, क्योंकि बहुत निंदनीय फैसला है ये। जब आज एक कोर्ट ने सुनाया है तो कल को दूसरी कोर्ट भी इस चीज अपने जानने वाले हैं या इस तरह से वो फैसले सुनाएगी, तो ये बहुत निंदनीय है। और जिस तरह से अभी भारत में आपराधिक स्थितियां बनती जा रही हैं दिन पर दिन, जिस तरह के हादसे होते रहते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस तरह से फैसले सुनाए जाएंगे तो आगे आने वाला वक्त क्या होगा। जाहिर सी चीज है आप आरोपियों को तो और खुली छूट दे रहे हैं और उस पर भी प्रूफ करना होगा कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो स्किन टू स्किन टच हुआ है कि नहीं।
अदरवाइज उसको वो नहीं मानेंगे। आप आज की साइट्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, न्यूज में जाकर के चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, लेकिन बहुत निंदनीय घटना है ये, और बहुत निंदनीय उनका फैसला है, जिस तरह से उन्होंने ये फैसला सुनाया है। और अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक दिसंबर 2016 को आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर में ले गया था। अक्सर ऐसे कई हादसे हम देखते हैं जिसमें कि छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता है, और उसी के दौरान उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना की गई। एक 12 साल की बच्ची थी, और उन्होंने मतलब साफ साफ अपने फैसले में यह दर्ज किया है कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं करार दिया जा सकता, नहीं कहा जा सकता। मतलब मैं हैरान हूं उनके इस फैसले से। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग भी चाहे ट्विटर पर आइए, चाहे अगर सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, इस न्यूज को निकाल करके जितना ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को वायरल कीजिए। और जो पुष्पा गनेडी वाला मैडम है, उनके खिलाफ अभियान चलाइए, इस्तीफे को लेकर के माफी मांगे वो और अपना इस्तीफा दें। हमें ऐसे जज, ऐसे न्यायाधीश नहीं चाहिए जो हमारी बच्चियों को हिफाजत भी नहीं दे सकते। अगर उनको एक संवैधानिक पद पर बैठाला जाता है तो इसलिए नहीं कि वो उस पद की गरिमा को भंग करें। तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। मैं लिंक अभी लाइव के नीचे कमेंट्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी, इस न्यूज का पूरा जो डिटेल है मैं वो भी डालूंगी, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। और लेकिन इस मुद्दे को, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। अगर आप वाकई में चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि बलात्कार की घटनाओं में कमी आए और हमें कैंडल मार्च ना निकालना पड़े, तो मुझे लगता है आपको, मुझे, हम सभी को आगे आना चाहिए कि कम से कम हम इस तरीके से जो न्याय होते हैं, इस तरह के जो जज बैठे हुए हैं, जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उनको शर्म आए। और खासतौर से एक महिला न्यायाधीश जो कि हर एक खास तौर से फिजिकल मुद्दे को बहुत इजी वो समझ सकती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा फैसला करना, मुझे लगता है कि इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आप सब इस मुद्दे को अपने अपने वॉल से जरूर पोस्ट कीजिए और एक आवाज बनिए। ये नहीं कि जब बलात्कार हो जाए तो हम सिर्फ कैंडल निकालने और सोशल मीडिया साइट्स पर जस्टिस 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 लिखते रहें। जब जहां लगे, जब जहां आपको महसूस हो कि हमें आवाज उठाने की जरूरत है, वहां आवाज उठाइए। और आज जरूरत है आवाज उठाने की, खास तौर से जिस तरह से अभी पूरा भारत रेपिस्तान बनता जा रहा है, बलात्कारियों का अड्डा बनता जा रहा है, उस माहौल में ऐसे फैसले आना मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस मुद्दे पर अपनी आवाज को उठाइए। और कुछ सवाल हैं, मैं ले लेती हूं कुछ साथियों के। इरशाद रजा साहब, मैं बात कर रही हूं, एक मामला आया है नागपुर का। मैंने, अगर आप पूरा मेरा लाइव सुनेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। एक 12 साल की बच्ची के साथ एक 40 साल के आदमी ने उसको सेक्सुअल हरास करने की कोशिश की और उस पर केस चलता है। और जो न्यायाधीश मैडम है पुष्पा गनेडी वाला जी, वो ये फैसला सुनाती हैं कि बिना कपड़े उतारे अगर उस बच्ची को हरास किया गया है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट, शारीरिक अपराध कह सकते हैं, उसकी श्रेणी में नहीं आता, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और पॉस्को एक्ट के तहत, क्योंकि बच्ची 12 साल की थी, बच्ची माइनर थी, उसके तहत जो 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो उस 3 साल की सजा को उन्होंने नहीं माना। और उस बंदे को, उनका कहना है कि जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होता तब तक उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मान सकते।
और जो कि निर्भया बलात्कार के बाद से काफी सारी चीजें, स्ट्रिक्ट रूल्स तो बना दिए गए थे, भले रूल्स फॉलो नहीं हुए थे, उसमें साफ साफ था कि अगर अश्लील इशारे भी किए जाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। फप्तियां कसना, इशारे, अश्लील इशारे करना, शारीरिक इंडिकेशन देना गंदे तरीके से, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। लेकिन साफ साफ उन्होंने इसे साइड करके रख दिया। तो इस पर आवाज उठाने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि हमें मोमबत्तियां ना जलानी पड़े तब, वरना जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो चलता रहेगा। मोमबत्तियां हम जलाते रहेंगे लेकिन हालात नहीं बदलेंगे, चीजें नहीं सुधरेंगी। और यकीन मानिए, मैं जब कभी कभी सोचती हूं, मैं कभी कभी अपना वक्त याद करती हूं जिस समय हम लोग 9th और 10th में पढ़ते थे। 98 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ है, 98 की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं समझदार हो चुकी थी 98 में। उस वक्त की मैं अगर बात करूँ तो हम लोग जानते भी नहीं थे इतना कुछ डिटेल में। लेकिन आज के एक छोटे छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए तो वो भी पूरी रेप की परिभाषा बता देता है। तो उस वक्त में और इस वक्त में इतना फर्क आ चुका है और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अब तो वाकई में सच पूछिए तो लिखने का भी दिल नहीं करता कि लिखा जाए, लिखने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता है जिस तरह से हादसे होते रहते हैं। और जो समाज सेवी संगठन हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग मोमबत्तियां जलाने की बजाय, अगर मुझे लगता है कि आपके आसपास जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जो इस तरह के लोग हैं, जो बच्चे हैं, आप लोग प्लीज अवेयरनेस कैंप चलाइए। चाहे वो टीनेज लड़कियां हो, चाहे छोटी लड़कियां हो, आप अवेयरनेस कैंप चलाइए और उनको पहले से शिक्षित कीजिए अपनी सुरक्षा को लेकर के। सिर्फ ताइक्वांडो सिखा देने से, और गवर्नमेंट ने निकाला भी था ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में रूल्स निकाले थे कि इनको ताइक्वांडो की क्लासेस दी जाएं, इनको जो है पूरा शारीरिक रूप से तैयार किया जाए, फाइटर बनाया जाए। लेकिन उसका यूज कितना किया गया, आप कभी पता लगाइएगा। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं, निकाला गया था इस तरह। सरकार ने कहा था कि निर्भया हत्याकांड के बाद से सरकार ने कहा था कि हम बच्चियों को शिक्षित करेंगे, ताइक्वांडो क्लासेस लगाएंगे और उनको पूरी तरह से सक्षम करेंगे कि ताकि वो कहीं भी फाइट कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें। और मेरा ये सोचना है कि उसकी भी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी भी जरूरत है कि आप आसपास के बच्चों को जागरूक कीजिए ताकि वो इस तरह के हादसों में पड़े ही ना। ठीक है, मैं मानती हूं कि हादसे होते हैं, लेकिन हम पहले से भी उससे बच सकते हैं अपनी सूझबूझ और समझदारी से। लेकिन उसके लिए जरूरत है जब हम बच्चों को आगाह करेंगे, जब हम बच्चों को समझाएंगे। एग्जाम्पल मान के चल लीजिए, हमारा बच्चा है, इस जगह पे घर है, उसको घर जाना है सीधे 5 किलोमीटर की रेंज में। एक अंधेरी गली आती है जो शॉर्टकट करके जाती है, एक लंबा रास्ता आता है जो कि शायद 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा है। तो हमारा बच्चा उस पतली गली से और अंधेरी गली से 5 मिनट के रास्ते को छोड़ करके जो लंबा रास्ता है, वो 15 मिनट के रास्ते को, 15 मिनट का जो रास्ता है उससे वो हो करके जाए, तो क्या उसकी सुरक्षा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो कम से कम हमें अपराध को कम करना है, अपराधियों को मौका भी कम देना है कि वो बच्चियों का शोषण कर सके या महिलाओं का शोषण कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें और आसपास के माहौल को समझें और अपने आसपास के बच्चों को जागरूक करें। जैसे बहुत सारे बस स्टॉपेज ऐसे होते हैं जिनमें लाइट्स नहीं होती हैं, अंधेरा होता है। दिल्ली का भी बहुत सारा इलाका हम लोगों ने चिन्हित किया था। कालका जी के पास भी एक बस स्टॉप है जहां पे लाइट्स नहीं है, वहां अंधेरा रहता है। और भी 2-3 जगह ऐसी थी दिल्ली के अंदर जिसको हम लोगों ने ब्लॉक लिस्टेड किया था, ब्लॉक किया था। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर हम इस तरह से छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान दें, उन पर नजर रखें, तो हम काफी हद तक घटनाओं पर लगाम लगा सकते हैं। अपराधी हर जगह है, लेकिन एक कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए कि हम अपराधी को मौका कम दें, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से। अपने बच्चियों को इतना जागरूक करें कि वो किसी लड़कों के पीछे ना भागें या उनके साथ उनके बहकावे में ना आए।
अगर थोड़ा थोड़ा हम अपने घर के पास, अपने घर में, घर के आसपास के जो इस तरह के बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो टीनेज लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन पर अगर थोड़ा सा इस तरह की क्लासेस चलाएं या जागरूकता अभियान चलाएं तो काफी हद तक हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो खैर साथी, ये थी मेरी अपनी बात जो मैं सुबह से बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। हाँ, एक चीज और, गुलनाज वाला मुद्दा जो मैंने उठाया है, वो सब कुछ मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आ रही हूं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वादा तो किया लेकिन उस वादे पर खरे नहीं उतरे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप मेरे साथ मेरे पीछे आकर के खड़े रहिए, बिल्कुल मुझे अपना वक्त दीजिए, लेकिन अपने हिस्से का थोड़ा सा वक्त जो आप लोग सोशल मीडिया पर देते हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप सच का साथ देना चाहते हैं तो। अदरवाइज फोटोशॉप करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं खुद जानती हूं मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे जो चीजें नजर आती हैं, मुझे लगता है कि नहीं ये जेन्युइन है, या मेरे पास प्रूफ होता है, तभी मैं किसी पर उंगली उठाती हूं, तभी मैं कोई सवाल भी उठाती हूं। और आप सभी से गुजारिश है, आप सभी जो है सभी के साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, पेज से जुड़े हुए हैं, तो आप इन सभी मुद्दों को सामने रखिए लोगों के। और जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, खासतौर से गुलनाज केस की मैं बात कर रही हूं, तो आप लोग प्लीज उनसे सवाल कीजिए कि कहां गया आपका वादा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपको भूख अभी लगी है, आपको खाना मिलेगा 4 साल के बाद या 4 महीने के बाद, तो आप क्या कीजिएगा? जब किसी की आप जरूरत के वक्त मदद नहीं कर सकते तो बाद में आप उसे कुछ भी कर दीजिएगा, उसे क्या फर्क पड़ेगा? जिस वक्त उसको मदद की जरूरत है, इस केस को 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, बहुत सारी फालतू वीडियो शेयर कर देते हैं, लेकिन अगर मैं कोई काम की पोस्ट डालती हूँ या काम की वीडियोस डालती हूँ या कोई जेन्युइन बात, हक की बात अगर मैं कहती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आप लोग शेयर नहीं करते। कम से कम एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है कि आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। और यही कारण है कि मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ। और फेसबुक लाइव का मकसद यही होता है, जरूरी नहीं है ना कि मैं बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जाकर के बैठूं तभी मैं आपसे डिस्कशन करूं, या मैं आपसे बात करने के लिए, आपसे डिस्कशन करने के लिए जरूरी नहीं है ना कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढूं या मैं हमेशा बाइट्स देती रहूं। एक दूसरे से हम डायरेक्ट भी तो कनेक्ट हो सकते हैं ना। और फेसबुक, ट्विटर या पूरा सोशल मीडिया कह लीजिए, ये वही एक मजबूत माध्यम है जब एक दूसरे को आप समझते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो प्लीज मेरी बातों पर गौर फरमाएं और इस मुद्दे पर अपनी आवाज को जरूर बुलंद करें। बाकी डिटेल्स मैं लिंक में डाल दूंगी कमेंट्स में, जो न्यूज का लिंक है और जो और डिटेल्स हैं मैं कमेंट में डाल दूंगी। हालांकि मुझे भी बहुत कम वक्त मिला है, आज तो सारा दिन मेरी मशरूफियत रही, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के जो भी मुद्दे होंगे मैं उठाती रहूंगी, बशर्ते इसी शर्त पर कि मुझे आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए साथियों। जिनके कमेंट्स बच गए हैं उनको मैं जवाब दे दूंगी बाद में। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।